हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है पृथक्कृत गोलीय चालक जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है, इसके लिए धारिता के सूत्र का निगमन करना है। बोले रहा है दो आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर उसकी ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्रश्न में दो हिस्से हैं। पहले इसके मुख्य धारा को देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए कि कोई एक परावैद्युत माध्यम है। ये कोई एक परावैद्युत माध्यम है। इस तरीके से ये परावैद्युत माध्यम है। इसका परावैद्युतांक के है। इसके ऊपर कोई एक बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दीजिए। इस तरीके से जो बाहर से आपने विद्युत क्षेत्र लगाया है उसका वास्तविक मान ई है। इस अवस्था में यहां पदार्थ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, अगर उसको ई डैश बोले तो ई डैश का मान लिखा जा सकता है ई भागे के बराबर। वो दरअसल 1/k हो जाता है, 1/k गुना परावैद्युत माध्यम की वजह से। तो इस चीज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक चालक है, हमने इस तरीके से बनाया। मैंने ये गोली भी हो सकता है। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्यू आवेश डाल देते हैं। मान लीजिए कितना आवेश, क्यू आवेश, और इस क्यू आवेश की वजह से जो इसका विभव है वो भी है। दरअसल इसके सतह के हर एक बिंदु का विभव समान होगा, क्योंकि यह एक चालक है। चालक के सतह का जो विभव होता है वो एक समान रूप से बराबर होता है पूरे सतह के लिए। तो इस चालक के लिए जो धारिता है उसका मान लिख सकते हैं C बराबर क्यू भागे V। इस सूत्र से आपको यह समझ में आएगा कि जितना कम से कम विभव के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आवेश रख सकते हैं किसी चालक के ऊपर, उसकी धारिता उतनी अच्छी है। क्योंकि विभव बनाना काफी मुश्किल होता है। अगर आप कम विभव पे ही ज्यादा आवेश प्राप्त कर पाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये फायदेमंद है हमारे लिए। इसलिए उस निकाय अथवा उस चालक की धारिता भी अधिक होती है। इसलिए धारिता का सूत्र भी यही बनाया गया है, क्यू भागे V। तीसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके से गोलीय आवेश है। इस तरीके से गोलीय आवेश हो सकता है ये किसी गोले के ऊपर मौजूद हो। ये क्यू आवेश है और इसकी त्रिज्या r है। तो यहाँ पे r त्रिज्या पर सतह पर विभव जो होगा उसको हम लिखेंगे, उसको V धन बोल देते हैं। वो हो जाएगा k क्यू भागे r के बराबर। अथवा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इस पूरे धन आवेश की वजह से। ऐसे ही अगर एक गोलीय ऋण आवेश है, इस तरीके से ऋण आवेश इस तरीके से, तो इस ऋण आवेश की वजह से यहाँ पे जो विभव होगा उसको हम V ऋण बोल देते हैं। वो हो जाएगा ऋण के, जो यहाँ पे आवेश है वो मान लीजिए उसका मान है Q, तो k क्यू भागे r। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा ऋण Q भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखिए यहां पर हमने देखा था कि जो एक परावैद्युत माध्यम होता है, जब उसके ऊपर बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो है 1/k गुना हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो परावैद्युत माध्यम है उसके सतह पर इस तरीके से आवेश प्रेरित हो जाएगा। इधर ऋण मान लेते हैं तो इधर धन प्रेरित हो गया हमारा, इधर धन प्रेरित हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र के इधर जो है ऋण प्रेरित हो गया। उसकी वजह से आप देखेंगे कि धन से ऋण की तरफ एक विद्युत क्षेत्र भी आ गया, ई आई उसको बोल देते हैं। दरअसल जो नया विद्युत क्षेत्र होगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बाहर से लगाया है वो ऋण ई आई, क्योंकि दोनों ही विपरीत दिशा में है। यही है आपका ई भागे के। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परावैद्युत माध्यम को जब किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, अथवा परावैद्युत माध्यम के ऊपर जब आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो, परावैद्युत माध्यम में आवेश प्रेरित हो जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक अणु है परावैद्युत का, आप इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हो इस तरीके से, तो क्या होगा, ऋण आवेश के ऊपर बल इधर लगेगा, धन आवेश के ऊपर बल इधर लगेगा। इसलिए अणु जो है इस तरीके से दिखने लगेगा। ऋण आवेश इधर आ गया, धन आवेश इधर आ गया, ध्रुवित हो गया। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चलिए मान लीजिए कि कहीं पे इस तरीके से के माध्यम है, के परावैद्युतांक, इस तरीके से थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। इस तरीके से है के परावैद्युतांक, पूरा आसपास अनंत तक भरा हुआ है। क्या करते हैं कि इसके अंदर एक आवेशित स्फीयर अर्थात गोला डाल देते हैं। गोला जब निर्वात में है, यह हवा में, तो उसके ऊपर इस तरीके से मान लीजिए आवेश है। कितना आवेश है, क्यों आवेश है। तो सीधी सी बात है कि अगर इसकी त्रिज्या जो है वो r है, तो इस धन आवेश की वजह से जो इसकी सतह पर विभव होगा उसको लिख सकते हैं क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जैसा कि अभी मुख्य धारा में बात किया हमने। तो यहाँ पे इसके ऊपर आवेश है धन, इस तरीके से। अब देखिए जो परावैद्युत माध्यम होता है वो अचालक हो जाता है, इसलिए
देखिए अचालक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वास्तविक रूप में, लेकिन हम मानेंगे कि अचालक होता है। तो इस धन आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से होगा विद्युत क्षेत्र। इसकी वजह से माध्यम में यहाँ पे क्या होगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। तो एक ऋण आवेश की परत बन जाएगी पूरे गोले के ऊपर। तो इधर जो है एक ऋण आवेश की परत बन जाएगी इस तरीके से, इधर प्रेरित हो गया ऋण आवेश इस तरीके से। ऋण आवेशित जो परत है उसकी भी त्रिज्या लगभग आर ही होगी। अब देखिए गोले की त्रिज्या आर है, अर्थात धन आवेश जो कि हमने माना था क्यू है, उसकी भी त्रिज्या आर है और ऋण आवेश की भी त्रिज्या आर है। मान लीजिए जो यहाँ पे ऋण आवेश प्रेरित हुआ है उसका मान जो है वो है क्यू आई, उसका परिमाण क्यू आई है, चिन्ह के साथ बोले तो ऋण क्यू आई। तो इस ऋण आवेश की वजह से सतह पर भी कुछ विभव आ जाएगा। इसका मतलब है सतह पर विभव अब परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए अब जो सतह पर विभव हो गया वो वी डैश हो गया, तो वी डैश को लिख सकते हैं धन आवेश के द्वारा विभव, उसको वी धन बोल देते हैं। धन ऋण आवेश के द्वारा विभव, उसको वी ऋण बोल देते हैं। तो वी डैश का मान कितना हो जाएगा, वी डैश बराबर धन आवेश के द्वारा विभव कितना है, क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऋण आवेश की वजह से कितना विभव है, क्यू आई भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमें क्यू आई पता करना पड़ेगा, तब हमें वी डैश मिल जाएगा आसानी से। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी विद्युत क्षेत्र को परावैद्युत माध्यम पे लगाया जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के गुना 1/k गुना हो जाता है, 1/k गुना। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है उसको लिखेंगे हम, उसका सूत्र के क्यू भागे आर का वर्ग। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो दरअसल के गुना हो जाएगा, 1/k गुना, जो कि है छोटा के क्यू भागे के आर का वर्ग। छोटा के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है ये है प्रभावी विद्युत क्षेत्र सतह पे, वो किसके किसके द्वारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, धन के द्वारा, ऋण ऋण आवेश के द्वारा। क्यों, क्योंकि ऋण आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, धन आवेश की तरफ के द्वारा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो ऋण आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है सतह पे वो अगर ई आई बोल देते हैं, और धन आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसको ई धन बोल देते हैं, तो धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इसी के बराबर हो जाएगा ई धन, और ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र हो जाएगा के, कितना आवेश प्रेरित हुआ है, के क्यू आई भागे आर का वर्ग। और जो यहाँ पे ये प्रभावी विद्युत क्षेत्र है उसको हम बोल देते हैं ई डैश। तो इसका मान किसके बराबर होगा, ई डैश बराबर ई धन ऋण ई आई। तो यहाँ ई डैश का मान पता है, ई धन का मान पता है, ई ऋण का मान पता है, इन तीनों को यहाँ पे रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ई डैश की जगह पे रखेंगे क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर का वर्ग, ये बराबर है ई धन कितना है, क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वर्ग ऋण क्यू आई भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वर्ग। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों तरफ से कट गया इस तरीके से, और आर का वर्ग भी कट गया इस तरीके से। तो यहां से मिलेगा आपको क्यू भागे के बराबर क्यू ऋण क्यू आई। तो यहां से बोल सकते हैं जो क्यू आई है वो है क्यू आई बराबर क्यू 1 ऋण 1/k। अब देखिए इस क्यू आई का मान जो हमें मिला है उसको अगर हम यहाँ वी डैश में रख दें तो आपको वी डैश मिल जाएगा। तो देखिए वी डैश कितना मिलेगा, वी डैश बराबर कितना है, क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि क्या है वी है, तो इसकी जगह पे वी लिख लीजिए, इसकी जगह पे वी लिख लिया, ऋण क्यू आई, एक काम करते हैं इधर वी लिख लेते हैं, क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यहाँ क्या लिखें, क्यू आई का मान कितना है, क्यू गुड़े 1 ऋण 1/k भागे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्यू भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी हो जाएगा। तो वी डैश हो गया आपका वी ऋण वी गुड़े 1 ऋण 1/k। तो वी डैश कितना हो गया, वी भागे के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। अब देखिए जो गोला है हमारे पास में इस तरीके से, उसके ऊपर अभी भी आवेश तो क्यू ही है, क्योंकि परावैद्युत माध्यम तो चालक है नहीं, तो उसके ऊपर आवेश जो था पहले वो तो वही रहेगा, नियत रहेगा, क्यू था। लेकिन अब सतह पे जो प्रभावी विभव है वो वी डैश हो गया है, क्योंकि चारों तरफ ऋण आवेश आ गया है। लेकिन हमें धारिता को निकालते समय उन ऋण आवेशों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो गोले के ऊपर कितना आवेश है उससे मतलब है। तो अगर अब इसकी धारिता लिखेंगे तो क्यू क्या होगा, ये
जो इसके ऊपर आवेश है भागे जो इसका विभव है, विभव बदल गया, v डैश हो गया। तो c का मान लिखेंगे q, v डैश की जगह पर रख देंगे v भागे के। अब देखिए q भागे v क्या था, इसका पुराना धारिता, अथवा अगर इस v को देखा जाए तो इस v को क्या लिख सकते हैं हम, पुराना विभव जो था, पुराना विभव हो जाएगा, यहां आपको ऊपर दिख रहा है कि उसका मान है q भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इस c का मान लिखेंगे, v की जगह पे ये रख दीजिए ये वाला मान, तो यहां मिलेगा k गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही हो जाएगा उस गोले का धारिता। ये हो गया हमारा प्रथम भाग का उत्तर, ये हमारा प्रथम भाग का उत्तर है। अब हम दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में बोला गया कि दो गोले हैं, तो ये मान लीजिए पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, इस तरीके से। इसके ऊपर मान लीजिए आवेश Q1 है, इसके ऊपर Q2 है। Q1 आवेश इसका है, इसका त्रिज्या मान लीजिए कि R1 है और इसका त्रिज्या R2 है। इसका विभव मान लीजिए V1 है अभी और यहाँ पे V2 है विभव। प्रश्न में बोला रहा है कि दो आवेशित चालकों को अगर एक तार द्वारा जोड़ दें तो ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक क्या है। देखिए अभी के लिए जो इसकी ऊर्जा है वो मान लीजिए कि U1 है और इसकी ऊर्जा जो है वो U2 है, और इसकी धारिता मान लीजिए C1 है और इसकी धारिता C2 है। तो यहाँ पे ऊर्जा को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा Q1 का वर्ग भागे 2C1, और यहाँ पे ऊर्जा का मान लिखेंगे तो वो हो जाएगा Q2 का वर्ग भागे 2C2। यहाँ पे हमने एक सूत्र का इस्तेमाल किया है कि अगर किसी एक धारिता का अगर एक किसी संधारित्र की धारिता C है और उसके ऊपर आवेश Q है, तो उसके अंदर संचित जो ऊर्जा होती है वो होता है Q का वर्ग भागे 2C। तो U1 का मान ये लिख लिया, U2 का मान लिख लिया। तो जोड़ने से पहले जो कुल ऊर्जा है U कुल, यहां लिख देंगे जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है U कुल वो है U1 धन U2। ये कितना है, Q1 का वर्ग भागे 2C1 धन Q2 का वर्ग भागे 2C2। इसको समीकरण 1 दे दीजिए नाम। अब हम क्या करते हैं कि तार को बंद करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे तार के बंद करने के बाद की स्थिति बनाते हैं, तो इस तरीके से अवस्था हो जाएगा। अब तार के बंद करने की वजह से दोनों का विभव समान हो जाएगा, V जो ये वाला है इसके ऊपर पहले आवेश कितना था Q1, अब ये मान लीजिए कि हो गया Q1 ऋण Q। मान लीजिए Q आवेश इधर प्रवाहित हुआ, Q आवेश, तो ये इसके ऊपर कितना आवेश हो जाएगा Q2 धन Q। इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। तो यहां पे लिख सकते हैं कि पहले वाले के ऊपर जो आवेश है Q1 ऋण Q, Q बराबर CV सूत्र से, Q बराबर CV मतलब C1V। इसी तरीके से यहां पे लिख सकते हैं Q2 धन Q, ये बराबर हो जाएगा C2V। अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 और धन Q2, ये कितना हो जाएगा C1 धन C2 गुणे V। तो यहां से आपको V का मान मिल गया, V बराबर कितना है Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। इसलिए जो छोटा Q है उसका भी मान लिख सकते हैं, किसी भी एक समीकरण का इस्तेमाल कर लीजिए। तो Q का मान लिख सकते हैं, मान लीजिए इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो Q1 ऋण C1V, तो ये हो जाएगा Q1 ऋण C1 गुणे V कितना है Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2, C1 धन C2। तो यहाँ पे जो छोटा Q है उसका मान लिख सकते हैं Q बराबर, देखिए Q1 C1 धन Q1 C2 ऋण Q1 C1 ऋण Q2 C1, और ये भागे है C1 धन C2। तो यहां से ये जो छोटा Q है उसका मान लिख सकते हैं, छोटा Q बराबर, देखिए Q1 C1 से कट गया और ऊपर मिला आपको Q1 C2 ऋण Q2 C1, और नीचे क्या है C1 धन C2। इस तरीके से आपको Q का भी मान पता चल गया। इसलिए जो इसके ऊपर कुल आवेश है उसको हम बोल देते हैं Q1 डैश और इसको बोल देते हैं Q2 डैश। तो Q1 डैश Q2 डैश का मान लिख सकते हैं यहाँ पे। Q1 डैश कितना है Q1 ऋण Q, ये कितना आ जाएगा Q1 C1 धन Q1 C2 ऋण Q1 C2 धन Q2 C1 भागे C1 धन C2। तो Q1 डैश आपको मिल रहा है, Q1 डैश बराबर, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां मिला आपको Q1 C1 धन Q2 C1 भागे C1 धन C2। ये कितना आ गया C1 गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। अब देखिए इसी तरीके से जब हम Q2 डैश निकालेंगे, Q2 डैश, तो ये मिलेगा C2 गुणे
Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए इस अवस्था में इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है वो मान लीजिए कि U1 डैश है और इसके अंदर जो संग्रहित ऊर्जा है वो U2 डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम U1 डैश बराबर जो इसके ऊपर आवेश है Q1 डैश का वर्ग भागे 2C1। इस तरीके से U2 डैश का मान लिखेंगे Q2 डैश का वर्ग भागे 2C2। तो U1 डैश का मान लिखा जा सकता है Q1 डैश का वर्ग, यहाँ पे आपको पता है Q1 डैश का मान, यहाँ हो जाएगा C1 का वर्ग गुणे, यहाँ मिलेगा Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग भागे 2C1। और इस तरीके से U2 डैश जो होगा वो मिलेगा C2 का वर्ग गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग भागे 2C2। यहाँ एक C1 जो है कट जाएगा ऊपर नीचे से और यहाँ एक C2 कट जाएगा ऊपर नीचे से। तो यहाँ पे जो U कुल है इसको बोल देते हैं बाद में जो ऊर्जा है, बाद में इसको U डैश से दर्शा देते हैं, U कुल डैश। ये कितना हो जाएगा U1 डैश धन U2 डैश, कितना है ये हो गया Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2 इसका वर्ग और अंदर है C1 धन C2 भागे 2 जो कि कितना है Q1 धन Q2 इसका वर्ग भागे 2 गुणे C1 धन C2। अब अगर हम यहाँ पे अंतर निकालना चाहें U कुल जोड़ने से पहले का U कुल बाद वाले के साथ, तो वही हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तित ऊर्जा डेल्टा U बोल देते हैं। ये हो जाएगा U डैश कुल ऋण U कुल जो कि होगा हमारे पास में Q1 धन Q2 इसका वर्ग भागे 2 C1 धन C2 ऋण हो जाएगा यहाँ पे Q1 का वर्ग भागे 2 C1 धन Q2 का वर्ग भागे 2 C2। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।